मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त जनाब नवीद इकबाल साहब के साथ बैठा हुआ हूँ। कल रात में तमामी रियासत के टीआरएस कायदीन को इस बात की हिदायत जारी की गई थी कि तेलंगाना में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयान के ख़िलाफ़ एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाए। और आज तमाम रियासत में टीआरएस के कायदीन सड़कों पर नज़र आए, जिनमें हमारे अरकान असम्बली भी हैं, वज़रा भी हैं और टीआरएस के जो दीगर कायदीन व कारकुनान भी हैं, जिन्होंने बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मजम्मत की और उनके बयान की मजम्मत की। आइए इस पस मंज़र में हम नवीद इकबाल, जो कि शहर निज़ामाबाद की मारूफ शख्सियत नहीं बल्कि ज़िले की मारूफ शख्सियत कहा जा सकता है और रियासत की सतह पर भी इनकी अच्छी शनाख्त है। ये सदर ज़िला अक़लियती से टीआरएस रह चुके हैं और अभी भी जो है सो टीआरएस के बड़े कायदीन में इनका शुमार होता है। एक तालीम याफ्ता दानिशवर शख्सियत होने की वजह से इनकी हालात पर बहुत ही गहरी नज़र होती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पार्लियामेंट में दिए गए बयान के तनाजुर में इनके क्या तासुरात है, हम इसको जानने की कोशिश करेंगे और इसके असरात आगे चलकर रियासत पर क्या मुरतब हो सकते हैं, किस तरह के खदशात पेश आ सकते हैं, इस ज़िम्मन में हम जनाब नवीद इकबाल साहब से गुफ्तगू करेंगे। नवीद इकबाल साहब, अपना टीवी और आवाम टीवी की जानिब से आपका खैर मकदम किया जाता है। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करूंगा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब का जो पार्लियामेंट में दिया गया बयान है, उससे रियासत के ऊपर क्या असरात मुरतब होने की इम्कान है? सबसे पहले मैं अपना टीवी और जो है अवाम टीवी के नाज़रान को आदाब पेश करता हूँ। रहा सवाल, अगर आप वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब के 8 साला दौर इख्तिदार और केसीआर साहब के 8 साला दौर इख्तिदार का तकाबुल करे तो आपको ये समझ में आ जाएगी बात कि नरेंद्र मोदी साहब तोड़ जोड़ हिंदू मुसलमानों के बीच में नफ़रत का बीज बोकर और बड़े से बड़े इदारों के ईडी के ज़रिए अपोजिशन पर अटैक करवा कर उनको काबू में करने के अलावा मसाजिद, मनादिर, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, खबरस्तान के अलावा इनके पास कोई अमली जामा का पहनाने के लिए कोई तरक्याती एजेंडा नहीं रहा। एक मिशन काकतिया, जो मिशन भगीरथा, जो एक स्कीम है जिससे 1,30,000 जो है किलोमीटर की खुदवाई अमल में आई, पाइपलाइन तंसीब करके आज कामयाब है। मुल्क की सबसे नामवर मुनफरिद मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बिछाई गई पाइपलाइन है जिसके जरिए साफ और शफाफ पानी तेलंगाना के हर फर्द को मिल रहा है। नवीद साहब, मैं आपके यहाँ रोक रूँ। नरेंद्र मोदी साहब का जो बयान है, छोटी रियासतें तरक्की नहीं कर सकती जी। उनका कहना यह है कि छोटी रियासतों में जो है कि उनको महसूलात होना चाहिए या जो फिर जो ज़राए आमदनी होना चाहिए वो नहीं होती, जिसकी वजह से छोटी रियासतों को पनपने का मौका नहीं मिलता। तो यहाँ पर जो सो कुछ अगर मैं आप कहूँ कि आज हमारी रियासत तेलंगाना बनकर 7 साल हो गया जी, 7 साल से ज़्यादा अरसा हो गया और हमारी रियासत मखरूज हो गई। और दूसरा, यहाँ पर जो रोजगार के जो मौके हैं होते नजर नहीं आते, मिलते नजर नहीं आते। तो इस ज़िम्मन में आप क्या कहेंगे? देखिए, 2 चीज़ है। किसी एक रियासत को, तेलंगाना रियासत पहले से बैकवर्ड थी। आंध्रा वालों की इजारादारी की वजह से मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में तरक्याती काम तेलंगाना में कम हुए, फार्मर्स के सुसाइड बढ़ गए थे, इलेक्ट्रिकल जो है रिफॉर्म्स नहीं हो पा रहे थे। ये सब स्टेट को चैलेंजेस का मसला था किसी भी हुकूमत के लिए। जब तेलंगाना की अलहदगी के बाद हमारा 65% इनकम जो है हैदराबाद से है, रेवेन्यू जनरेशन हैदराबाद से है, जो 10 साल के लिए जो है मुश्तरी का जो है उसको इनकम का शेयर कहा गया। अच्छा। बाकी माँ बाकी उसके होने के बाद सबसे पहले केसीआर साहब ने, अगर कांग्रेस के ज़माने में जब तेलंगाना देने से पहले ये कहा जा रहा था कि तेलंगाना दिए सो दूसरे दिन आपको जो है अंधेरे में रहना पड़ेगा, लेकिन आज हम केसीआर साहब के, आज हिंदुस्तान में केसीआर साहब के इस अजीम कारनामे को बड़े खराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि आज किसी वक्त भी करंट का हमारे पास मसला नहीं है, बल्कि हम दूसरी रियासतों को अपना करंट देने के मौक़ूफ़ में हैं। दूसरी वजह यह थी कि फार्मर्स का सुसाइड हमने 99% इस गवर्नमेंट में काबू पा लिया गया। इंसानी जान जो है फार्मर्स की, ना तो जो है करंट की वजह से मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में ना उनको करंट दिया जा रहा था वक्त पे, ना उनको जो है काश्त हो पा रही थी, ना उनकी जो है कोई और क्राइसिस के मौके पर हुकूमतों का जो है सपोर्ट था। लेकिन केसीआर साहब ने आकर मुख्तलिफ स्कीमात के ज़रिए, रैतु बीमा स्कीम, रैतु बंधु स्कीम, इस किस्म के ज़रिए से किसानों की हिम्मत अफजाई की। आज किसानों का जो है सुसाइड का परसेंटेज ना के बराबर है। दूसरी तरफ एजुकेशन रिफॉर्म्स के तौर पर आपने देखा होगा
कि जो है एक खाली माइनॉरिटी के लिए 201 रेसिडेंशियल स्कूल का क़याम अमल में आया। आज हम जो है सर सैयद अहमद खान को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पर आज हम यहाँ से जाकर मुल्क के कोने कोने से जाकर इल्म हुसूल करके उनको जो है दुआओं में शामिल रखते हैं। तो 201 10 जिले के मुश्तमिल एक तेलंगाना को जो आज 30 अजला पर मुश्तमिल है, 201 रेसिडेंशियल स्कूल का क़याम अमल में आना, तो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो कारनामों के ज़रिए रियासत को अपलिफ्ट किया जा रहा है। अब आप रहा सवाल, अगर तेलंगाना बैकवर्ड होता, तेलंगाना में रिफॉर्म्स स्कीम्स का अमल नहीं होता, तो वर्ल्ड के फेमस लीडर हिंदुस्तान की दूसरी और रियासतों के बजाय आज हमारी रियासत का, हैदराबाद का रुख क्यों कर रहे हैं? तीसरी वजह यह है कि आज इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैदराबाद में आके स्टैब्लिश कर रहे हैं, जिससे हजारों बच्चों को नौकरी मिल रही है। आप जो है हाईटेक सिटी के हाईटेक जो है प्रमोशन के ऊपर देखिए, 2 से 2.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया गया, जो आज हमारे बच्चे आईटी इंजीनियर जो बड़ी आराम से तनख्वाहें कमा रहे हैं, जिसका हाईटेक सिटी के नाम से मौसूम किया गया है। तो ये कहना कि जो है एम्प्लॉयमेंट का, तो एम्प्लॉयमेंट कंपेयर टू अदर स्टेट हमारे पास काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, कई लोगों को रोजगार फराहम करे। सबसे बड़ी अहम बात क्या है, मुल्क के जुनूबी हिस्से में जहाँ पर हिंदू और मुसलमानों के नाम पर कत्ल गारतगिरी की जा रही है, मुसलमान और हिंदुओं के बीच के फासले को काफ़ी बड़ा बनाया जा रहा है, वैसी एक रियासत में जहाँ सरकार का कोई मज़हब नहीं होता, सरकार का कोई मज़हब नहीं है, दशहरा के मौके पर हिंदुओं को कपड़े बांटे जा रहे हैं, ईदैन रमज़ान और रमज़ान के मौके पर मुसलमानों को कपड़े बांटे जा रहे हैं, क्रिसमस के मौके पर इस तरह से त्योहारों को में भी शरीक होकर यहाँ के बजट को सही पर्पजली यूटिलाइज करके हिंदू और मुसलमानों के फासले को कम करके अमन और जो है गंगा जमुना तहजीब को परवान चढ़ाया जा रहा है। किस मामले में केसीआर साहब रियासत को आप अपलिफ्ट नहीं कर रहे? आप लोग अपने पैमाने से भी जज करके देखिए, रियासत मखरूज क्यों हो रही? देखिए आज 1,40,000 करोड़ के करीब जो हर रियासत में डिफिशिएट रहता, मखरूज रहता, इनकम और जो है आमदनी और खर्चात के ऊपर कुछ हद तक होगा। देखिए लॉकडाउन के बाद से पूरे हिंदुस्तान का आप देखिए, डेथ परसेंटेज, रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की सप्लाई में किस हद तक जो है केसीआर गवर्नमेंट ने काबू पाया गया। मुल्क की दिगर रियासतों में मिनिस्टर्स इन्वॉल्व होकर, बीजेपी के मिनिस्टर्स इन्वॉल्व होकर रेमडेसिविर इंजेक्शन को बेच लिया गया। किसी एक चीफ मिनिस्टर का आप कहीं दौरा बता दीजिए कि किसी गांधी हॉस्पिटल, उस्मानिया हॉस्पिटल, केसीआर साहब वैसे क्राइसिस के टाइम पर जाने के बावजूद भी जो है इस किस्म के जो है मामलात को, चैलेंजिंग को फेस करे। लॉकडाउन का पस मंजर तो इंतहाई दर्दनाक होने के बावजूद भी आप कहीं एक जगह बताइए कि हुकूमत यहाँ पर इमदाद पहुंचाने से नाकाम रही। इस किस्म थोड़ा बहुत खर्जा तो हर स्टेट में रहता है। आज क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर खर्जा नहीं है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी खर्जा है, लेकिन उसका फंड यूज कहाँ किया गया? हम यहाँ पर आपको स्कीम बता रहे हैं, रैतु बंधु स्कीम, रैतु बीमा स्कीम, मिशन कालेश्वरम प्रोजेक्ट हमारे इंजीनियरों का वर्ल्ड फेमस जो है प्रोजेक्ट है, जिसको दुनिया के कोने कोने से आकर देख रहे हैं। हमारे पास तरक्याती काम हो रहे हैं, रोडें बन रही है, सड़कें बन रही है। आप तेलंगाना के हर हिस्से में जाइए, खर्च लेने के बाद करप्शन फ्री स्टेट है ये। आप हत्तल इम्कान ये कह सकते हैं कि किसी मिनिस्टर का करप्शन में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई मास करप्शन नहीं है हमारे इस स्टेट में, जिसकी वजह से आपको तरक्याती काम दिख रहे हैं। अब आपके पास एक हेल्थी तेलंगाना, ग्रीन तेलंगाना, एजुकेटेड तेलंगाना, मैं एक बड़े बुलंद बांग दावे के साथ कह सकता हूं कि केरला के बाद लिटरेसी रेट यहां पर तेलंगाना में होगा, क्योंकि तालीमी नेटवर्क जो फैलाया जा रहा, इनके मंसूबे जो है, प्लानिंग जो है इस किस्म के आला है कि रियासत दीगर ममालिक, मलेशिया, सिंगापुर ऐसे टॉप क्लास कंट्रीज से जो एजुकेशनली फॉरवर्ड है, क्लीननेस में फॉरवर्ड है, यहां पर वो मंजरनामा इंशाल्लाह पेश होगा बहुत जल्द। नवीद साहब, आपके तरक्की के दावे तो बड़े दिलचस्प है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ होता हुआ हमें भी नजर आ रहा है, लेकिन कुछ खामियां भी हमें नजर आती हैं। लेकिन ये सब चीज़ों से हटके मैं एक बात करता हूं कि जो सो तेलंगाना रियासत के ताल्लुक से मुल्क का वजीर आजम, बीजेपी का नहीं, मुल्क का वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने पार्लियामेंट में ठहरकर अगर किसी रियासत के ताल्लुक से अगर ये बात कही है कि रियासत तरक्की से महरूम है, तो इसके आधा तो शुमार हो सकता है उनके पास होंगे, लेकिन उन्होंने अगर कुछ देखे होंगे तभी तो उन्होंने ये बात की होगी ना। देखिए, ये पॉलिटिकल यूपी और 4 रियासतों में इलेक्शन है। केसीआर साहब असदुद्दीन अवैसी साहब और अखिलेश यादव की भरपूर तायद किए हैं, और वहां पर आप मुल्क में योगी गवर्नमेंट के ऊपर यूएनओ के जितने जो है इंसानी हुकूक की पामाली के नोटिसेस दिए गए, मुल्क की किसी रियासत के वजीर या चीफ मिनिस्टर को नहीं दिए गए। बोखलाहट के शिकार में एक मुल्क के वजीर आजम को, जो 8 साल से
जो 8 साल से, मैं अभी कहा कि 10 टॉप विलेजेस का सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सिलेक्शन होता है, जिसमें से 7 विलेजेस तेलंगाना के होते हैं, तो फिर किस बात की, किस पैरामीटर से इस वजीर आजम ने, वही तो मैं सवाल करूंगा आपसे कि वजीर आजम ने आखिर ऐसा क्या देखा जो अल्फाज कहने पे मजबूर हो गए? वजीर आजम को सिवाय लोगों से नफरत करने के, अपनी जो है जिद और जो है डुप्लीकेट पॉलिसी, सरमाएदारों के वजीर आजम है वो, ये बात आज खुल के आया हो गई है। उनको सिर्फ मुल्क में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, खबरस्तान, इस किस्म के नारों के अलावा उनको कहीं कोई एजेंडे पे दिलचस्पी नहीं है। ये मुल्क का पहला वजीर आजम है जो बैरूनी दौरे पर मुल्क के सरमाए को सत्यानाश करके डाल दिया। उससे हुसूल क्या हुआ? चूंकि अपोजिशन, अगर कोई अपोजिशन स्ट्रांग आवाज उठाती है तो ईडी की रेड, फलां की रेड के जरिए अपोजिशन को कमजोर किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज मुल्क में अपोजिशन बात करने के लिए भी घबरा है। लेकिन मर्द मैदान चीफ मिनिस्टर जो 11, आप किस बुनियाद, देखिए तेलंगाना मूवमेंट 8 साल पहले से 14 साल की अनथक कोशिश, कई हजार बच्चों की जानों की कुर्बानी के नजराने पेश करने के बाद हुसूल तेलंगाना का अमली जामा हुआ। रहा सवाल ये, 11 दिन केसीआर साहब भूख हड़ताल पर बैठे, जिसकी वजह से उनके प्रोटीन की जिस्म की मकदार चली गई थी कि डॉक्टरों ने एक वार्निंग दे दी थी कि अगर ये भूख हड़ताल को नहीं तोड़ा गया, ये इनके जिस्म में जो है ग़िज़ा की मकदार नहीं पहुंचाई गई, तो केसीआर साहब की ज़िंदगी के खतरा जो है लाहक है। इस किस्म का लीडर आज मुल्क के दानिश्वर, हिंदू होंदो, मुस्लिम होंदो, जो मुल्क के जोग्राफियाई हालात, मुल्क की तारीख से वाकिफ है, आज ये बताते हैं कि मौजूदा वक्त के अगर कोई गांधी है तो वो केसीआर साहब है। क्योंकि बगैर खून खराबे के, बगैर किसी वायलेंस के, बहुत से मुसलमानों को भी ये खदशा था कि तेलंगाना होने के बाद यहाँ पर जो है अमन व अमान, लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, नेक्स्ट राइट मूवमेंट दोबारा पनप जाएगा। 8 साल के पिछले कारनामों के बाद क्या आप किसी एक मौके पर बता सकते हैं कि यहाँ हिंद गंगा जमनी तहजीब को कहीं ज़र्ब लगा हो, कहीं ओंडाइज़म का अगर कोई जो है आप कोई गैंगवार नहीं है, यहाँ पर नक्सलाइट का कोई मूवमेंट नहीं है, यहाँ की पुलिस को फ्रेंडली पुलिस के नाम से जो है मौसूम कर दिया गया, यहाँ इंसाफ आसानी से हासिल किया जाता, किसी भी अक़लियत के तबके को आसानी से कॉलेजेस कायम करने का अख्तियार है, मेडिकल कॉलेजेस कायम करने का अख्तियार है, यहाँ पर हर किस्म की सहूलत है, जिसकी वजह से ट्रंप का दौरा हुआ, एवांग ट्रंप का हुआ, मल्टीनेशनल कंपनीज आ रहे, उबेर कंपनी आई, मुख्तलिफ किस्म के मल्टीनेशनल कंपनीज आ रहे हैं जो यहाँ के तेलंगाना के नौजवानों को रोज़गार मिलते जा रहा है। तो मेरी नाजरीन से गुजारिश है कि हम इस मौके पर जो है मोदी साहब के पॉलिटिकल जिमिक को हम कंडम करें, क्योंकि मुल्क में रोक मैं आपको, पॉलिटिकल चिमिक बहुत ही मानखेज अल्फाज है आपके, ये ऐसा तासुर मिल रहा है आपकी बात से कि जो मोदी साहब की नज़र तेलंगाना पे है, लेकिन उनको तेलंगाना अपने हक में मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, इसलिए बोखलाहट का शिकार होकर इस ताल्लुक से बयान दे रहे हैं। सर, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, आपके सामने मैं जब से गुफ्तगू कर रहा हूँ कि हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। मिशन भगीरथ के 1,30,000 किलोमीटर पाइपलाइन को खोदने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से कम 8 से 10,000 परमिशन लेना पड़ता। जैसा कि R&B का अगर कंस्ट्रक्शन करना है, R&B के ब्रिज को तोड़ना है, पाइपलाइन लेके आना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि सेंट्रल गवर्नमेंट से 10,000 12,000 परमिशन, फॉरेस्ट है, सेंट्रल फॉरेस्ट से परमिशन लेना रहता है, सेंट्रल रेलवे ब्रिजेस का रहता। तो ये किस किस्म का जुनूनी वर्क हुआ होगा, तो आज हमको ये तेलंगाना, ये रियासत एक वेलफेयर रियासत के तौर पर समझ में आ रही है। किसी भी आप हर एक घर में जाइए, किसी ना किसी को ये तेलंगाना रियासत की, तेलंगाना गवर्नमेंट की स्कीम मिल रही है, कल्याणा मुबारक, शादी मुबारक, लक्ष्मी कल्याणा। किस शख्स को, किस गरीब तबके को महरूम रखा जा रहा है? आप एक मिसाल तो बताइए। मोदी साहब का काम सिवाय झूठ बोलने के, ये मुल्क का पहला प्राइम मिनिस्टर है जो आज़ादी के 75 सालों के बाद किसी ने भी अपने इस विखार को बाकी नहीं रखा। जो शख्स इतने आला मनसब पे होकर बेझिझक झूठ बोलता है, आइंदा वक्तों में ये मुल्क के सिया प्राइम मिनिस्टरों के दौर में मोदी का नंबर पहले आएंगे, मोदी साहब का नंबर, ये यकीनी बात है। मोहतरम नाज़रीन, ये थे जनाब नवीद इकबाल साहब जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब के पार्लियामेंट में दिए गए बयान के तनाजुर में बात कर रहे थे, और उन्होंने दावा किया कि रियासत
हमारा तरक्की की जिन कामजान है और वज़ीर आला KCR साहब ने इस रियासत की तरक्की के लिए बहुत से काम किए, उन्होंने काम भी गिनाए और हम उससे इनकार नहीं कर सकते क्योंकि हकीकत आया है, ये काम हमारे सामने मौजूद है। हम बिल्कुल KCR साहब के इस मौक़िफ़ की तायद करते, उनके कामों की तायद करते, उन्होंने जो तरक्याती ये काम अंजाम दिए हैं वो जो हमारे सामने ज़ाहिर है, हम उसे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन हमारा सवाल अपनी जगह बरकरार है, रोज़गार के जो मौके हुकूमत की जानिब से फराहम किए जाने चाहिए थे वो अभी तक फराहम नहीं किए जा रहे हैं, ये एक सवाल अपनी जगह बरकरार है। लेकिन उससे हट के अगर दूसरे मामला का हम अगर जायज़ा लें तो हम ये बात को बखूबी महसूस कर सकते हैं कि रियासत हमारा तरक्की की सिम गामजन है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। तो हम अपनी बात को यहाँ समेट लेते हैं और आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।